सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यादव ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज के इस सेशन में हम क्लास 10th की मैथ्स सिलेबस को देखेंगे और मैथ्स की आज पहली यूनिट जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। और आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को औरों तक भी पहुंचाएंगे और आप खुद भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि जो भी समझाया जाएगा आज आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैदिक मैथ क्या है, इसकी खोज किसने की और इसे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले वैदिक मैथ आपकी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक की पहली यूनिट है वैदिक मैथ्स। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना में सबसे पहले है कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज किसने की है वो है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने। किसने की? इसकी खोज की है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने। अब उन्होंने इसकी खोज कैसे की तो वो आगे लिखा हुआ है कि श्रृंगेरी मठ में रहकर 8 वर्ष कठोर तपस्या की, साधना की उच्च कोटि की सिद्ध अवस्था में उन्हें वेद ग्रंथों में उल्लेखित गणितीय सूत्रों का अंतर्दर्शन किया और साक्षात्कार की अनुभूति को मंत्रों सूत्रों के रूप में प्रकट किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक गणित का महत्व। वैदिक गणित क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। वैदिक गणित के माध्यम से मनुष्य की एकाग्रता और स्मृति का विकास होता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति के मस्तिष्क और व्यक्तित्व का विकास का आधार बनता है। कहने का सिंपल सा तात्पर्य है कि वैदिक गणित बहुत ही आसान विधि है जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी गणना को सरलता से कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप देखेंगे कि आपका जवाब आ जाएगा और बिना किसी दिक्कत के। आपको यहाँ तक कि पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दिमाग में ही प्रश्नों को हल कर सकते हैं और तुरंत उत्तर दे सकते हैं। आइए अगला बिंदु देखते हैं, मूल संक्रियाओं के अभ्यास एवं विस्तार। आप सभी ने वैदिक मैथ्स कक्षा 9 में पढ़ा होगा जहाँ पे मूल संक्रिया के अंदर योग करने की एक विधि है, सूत्र एकाधीन एकाधिकेन पूर्वेण। इस विधि का उपयोग आपने कक्षा 9 में ज़रूर किया होगा। आप सभी इस विधि से अवगत होंगे। जो विद्यार्थियों को याद नहीं है, भूल गए हैं, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। इस विधि को एक बार यहाँ वापस से समझाया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। तो इस विधि के अंदर कक्षा 9 के अंदर आपने सिर्फ पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करने का अभ्यास किया था, जिसमें पूर्ण संख्याएं मापन जैसे कि दूरी को हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि में नापते हैं। ये दूरी की इकाइयां हैं। आगे इस क्लास में हम जैसे कि और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि पैसों का तौल, पैसे हो गए, तौल हो गया यानी किलोग्राम, ग्राम में कोई अपन सामान लेने जाते हैं तो वहाँ तौलते हैं तो कहते हैं ना 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, तो केजी हो गया। ग्राम है, जैसे 500 ग्राम की चीनी लेनी है तो ग्राम के अंदर आ जाएगा। उसी तरह से आगे है धारिता, लीटर, मिलीलीटर। धारिता से तात्पर्य है आपके कि आप जैसे कोई भी तेल खरीदने जाते हो या पेट्रोल लेने जाते हो तो वो किलो के भाव से नहीं मिलता है, बल्कि उसके लिए एक इकाई यूज़ की जाती है जिसे हम लीटर कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर तेल लाना, इस तरह से। अगला है समय यानी टाइम। समय को हम घंटे, मिनट और सेकंड में नापते हैं। घंटा आप सभी को पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। उसी प्रकार 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं।
उसी तरह से दशमलव भिन्न पूर्ण संख्या और भी और भी इसके अंदर दूरी है, जैसे किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में। आइए सबसे पहले देखते हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि में दो सूत्र शब्द एकाधिक और पूर्व, ये सूत्र एकाधिक पूर्वेण जो विधि है इसके अंदर एकाधिकेन जो वर्ड है उसका अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो आपको मिलेगा एकाधिक प्लस पूर्व। एकाधिक प्लस पूर्व मतलब एकाधिक का मतलब है एक अधिक और पूर्व यानी पहले, एक अधिक पहले। पहले के अंक या संख्या का एकाधिक करने की क्रिया द्वारा, है ना, संख्या एकाधिक हो तो उसमें मैं एक जोड़ता अथवा उस इकाई के अंक पर एक चिन्ह लगाते हैं, उस इकाई के ऊपर एक चिन्ह लगा देते हैं डॉट करके, जिसे आप बिंदु कहते हैं या एकाधिक चिन्ह भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे संख्या दी हुई है 12। 12 संख्या के अंदर प्लस 1 किया हुआ है और इस संख्या का योग हो गया 13। तो जो ये 1 है वही 1 का अधिक है, 1 अधिक है। आइए इस विधि को थोड़ा देखते हैं किस तरह से है ये। जब भी आपको प्रश्न में कोई संख्या दी जाए तो उसे स्तंभ संरचना में ऊपर से नीचे लिखना है। इस विधि का क्या मतलब है कि आपको जैसे कोई संख्या दे दी जाए, नीचे एग्जाम्पल के तौर पे जो संख्या दी हुई है उसके अंदर देखो सभी संख्याओं को स्तंभ के रूप में लिखा गया है। उसके बाद है इकाई स्तंभ ऊपर से नीचे जोड़ना प्रारंभ करना है। अगला है जिस अंक का योग 10 या 10 से अधिक हो जाए। कहने का मतलब है जैसे कोई भी इकाई का अंक आप जैसे 5 और 6 को जोड़ते हैं तो इसका योग हो जाता है 11, यानी 10 से ज़्यादा। तो 10 से ज़्यादा हो गया तो आपको 10 से ज़्यादा होते ही एक अंक अपने पूर्व अंक को बिंदु के रूप में या एकाधिक चिन्ह लगा करके दे देना है उस जगह। और अगला पद उसमें कैसे जोड़ोगे कि इकाई का अंक आपको 10 होते ही 0 लेना है, 11 है तो उसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, उसके अंदर आप अगला पद जोड़ेंगे और इसी प्रक्रिया को आगे दोहराएंगे। आइए देखते हैं इस विधि को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो संख्या दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है 3 7 9 9 5। अगली संख्या है 6 8 9 8 6। उसकी अगली संख्या है 7 5 4 3 8। उसकी अगली है 5 8 9 0 9। अब देखिए इन संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना है। तो सबसे पहले स्तंभ क्या होते हैं ये जान लो। स्तंभ देखो ये संख्याएं लिखी हुई है, इस संख्या के अंदर स्तंभ संख्या क्या है, जिसके ऊपर ये आयताकार बॉक्स बना रखा है ना। बॉक्स के अंदर जो संख्याएं बंद है ये संख्याएं स्तंभ कहलाती है। इस तरह से संख्याओं को अरेंज करना एक स्तंभ के रूप में होता है। इसी तरीके से देखो सारी संख्याओं को स्तंभ के रूप में अरेंज किया हुआ है। उसके बाद सबसे पहला चरण भी हमारा यही है। सबसे पहला चरण क्या है, यही है कि हमें इसको स्तंभ के रूप में लिखना है। अब देखो एकाधिक कैसे देखोगे आप। एकाधिक नेक्स्ट दिया हुआ है कि देखो 5 + 6 इसका योग कितना हो गया 11, यानी कि 6 के अगला पद क्या है 8। तो 8 पे एक एकाधिक का चिन्ह लगाया हुआ है, बिंदु लगाया गया है। देखो आप तीर करके बताया गया है कि 8 के ऊपर एक बिंदु है, वो एक एकाधिक है। उसी तरीके से आगे जब इसका योग 5 + 6 करने पे हमें 11 होता है तो एकाधिक का हमने चिन्ह लगा दिया। उसके बाद हमें उसका इकाई का अंक क्या लेना है 1। इकाई का अंक आपने 1 ले लिया, प्लस अगली स्तंभ की जो संख्या है वो है 8। तो आप 1 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब इस इकाई की संख्या 9 है, 9 को जैसे ही आगे अगली स्तंभ की संख्या से जोड़ोगे तो वो कितना हो जाएगा 9 + 9 यानी कि 18। 9 + 9 यानी कि 18 हो जाएगा। और 18 का इकाई का अंक क्या है 8।
तो आप उस 18 के इकाई के अंक को 8 को तो कहाँ लिखेंगे, उत्तर के स्थान पर लिख देंगे। और 9 के आगे देखो एक 0 है, 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। उसी तरीके से अब आइए अगले कॉलम में चलते हैं। अगले कॉलम में देखो, अगले कॉलम में क्या करना है कि जब आप जोड़ोगे तो सबसे पहले एकाधिक को पहले जोड़ोगे और फिर संख्या को बाद में जोड़ोगे। जैसे कि 9, उसके बाद ये देखो एकाधिक का मान याद रखना कि हमेशा एक ही रहेगा। एकाधिक मतलब एक अधिक, एकाधिक मतलब एक अधिक, तो एकाधिक का मान हमेशा एक ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। एकाधिक को एक जोड़ोगे तो अब देखो अगले स्तंभ को किस तरह से जोड़ेंगे कि 9 + 1, 9 + 1 कुल योग कितना हो गया, 10। यानी 10 या 10 से अधिक आता है तो क्या लगाते हैं, एकाधिक। इसका मतलब 8 के पूर्व में क्या है, 9 है, 9 पे एक एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इकाई का अंक क्या हो गया हमारा यहाँ, 0। अब 0 के अंदर क्या जोड़ेंगे, 8। 0 के अंदर जैसे 8 जोड़ोगे योग 8 आ जाएगा। अगला है जब 8 के अंदर फिर आप 3 जोड़ोगे, अगला इकाई का अंक क्या है, 3। 8 + 3 कितना होता है, 11। 11 यानी कि 10 से अधिक। फिर हमारे पास एक एकाधिक आ जाएगा और वो एकाधिक हम किस पे लगाएंगे, 4 पे लगाएंगे, क्योंकि 4 3 के पूर्व में है, 4 3 के आगे है, इसलिए। और इकाई के अंक में क्या बच जाएगा, इकाई का अंक 1 बच जाएगा। 1 तो इकाई का अंक वहाँ से आ गया, और 1 देखो 0 के ऊपर एक एकाधिक का चिन्ह है, यानी कि उसका मान 1 हो जाएगा। 1 और 1 2, तो उत्तर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से अब अगले स्तंभ को जोड़ेंगे। अगले स्तंभ में चलते हैं। अगला स्तंभ है, फिर से देखो 9 + एकाधिक, 9 + 1 एकाधिक योग हो गया 10। 10 होते ही 9 के आगे एक संख्या है 8, उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, एकाधिक का चिन्ह। उसके बाद इकाई का अंक 0। 0 में यदि 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 9 आएगा। 9 आते ही अगली इकाई का अंक देखने से पहले आप देखो 4 के ऊपर एक एकाधिक लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 9 + 1 यानी फिर 10 हो गया। यानी कि 4 के अगली संख्या है 5, यानी पूर्व में क्या है, 5, तो 5 पे आप एक एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे और आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। 0 + 4 करते हैं तो 4 ही आएगा। अगला इकाई का अंक हमारा 4 बनेगा और 4 में 9 जोड़ोगे तो योग आ जाएगा 13। 13 आ गया, तो अब 9 के पूर्व में संख्या है 8, 8 पे क्या लगाएंगे, एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। और अगली संख्या हमारे पास उत्तर के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3। फिर अगले स्तंभ को देखेंगे। अगले स्तंभ में 7 + 1, 7 + 1 8, 10 नहीं हुआ तो हम 7 + 1 8 और +8, यानी कुल योग कितना हो जाएगा, 16। 7 + 1 + 8 कुल योग हो गया हमारे पास 16। 16 होते ही हम एक संख्या जो 8 है उसकी अगली संख्या एक 6 पर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। उसके पश्चात हम इकाई का अंक 6 मानकर अगला योग करेंगे, तो 6 + एकाधिक का 1 + 5, 6 + 5 1 + 5 कितना योग हो गया, 12। 12 यानी कि 10 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, 5 के आगे 7 के ऊपर एक एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अगली संख्या में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। 2 के अंदर जब एक एकाधिक +8 जोड़ेंगे तो कुल योग 11 प्राप्त होगा। यानी कि 8 के अगली संख्या 5 पर एकाधिक का चिन्ह लगाना है और उत्तर के स्थान पर 1 लिख देंगे। उसी तरह से अंतिम और लास्ट कॉलम को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे 3 + 1 + 6, 3 + 1 + 6 यानी कि योग हो गया 10। योग 10 होते ही अब आगे कोई संख्या नहीं है लेकिन एकाधिक प्राप्त हो गया, तो हम संख्या के स्थान पे क्या मान लेंगे, 0। संख्या के स्थान पे 0 मान लेंगे और उसके ऊपर एक एकाधिक लगा लेंगे। तो इस तरह से अगला इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। 0 के अंदर आप एकाधिक +7
कुल मिला के 8 प्लस एकाधिक 1 तो कुल हो गया 9, उसके बाद 5 तो कुल मिला के 14। आपका योग कितना बैठेगा? 14 प्राप्त हो जाएगा। अब 14 फिर 10 से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे आप? 0 फिर से मानेंगे और उस 0 पे क्या लगा देंगे? एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे और योग के स्थान पे आप 4 लिख देंगे। उसके पश्चात अगला स्तंभ जो हमने संख्याएं मानी थी 0 और 0, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनके ऊपर एक एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है, यानी 2 0 है और 2 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह, यानी 1 प्लस 1, कुल योग कितना हो गया? 2। तो इस पूरी कैलकुलेशन करने के बाद इसका पूरा जो आंसर आएगा वो आपके सामने है, 2 4 1 3 2 8। तो कुल कितना योग प्राप्त हो गया? 2,41,328। इस पूरी संख्याओं का योग कितना प्राप्त है? 2,41,328। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि ये क्या विधि हमने देखी। ये विधि जो है ये पूर्वेण एकाधिकेन विधि है। कौन सी विधि है? एकाधिकेन पूर्वेण। इस विधि के माध्यम से ही योग संक्रिया को पूरा किया जाता है। इस विधि में आगे हम देखेंगे क्लास 10 की जो हमारे सिलेबस के अनुसार है उसके अंदर और भी बहुत सारे योग हैं। ये योग तो सिर्फ पूर्ण संख्याओं का था जो क्लास 9 के अनुसार था, लेकिन क्लास 10 के अनुसार जो है इसके अंदर आपको संख्याएं पूर्ण संख्या ना होकर के किलोमीटर, मीटर, इकाई में आ सकती है, दूसरी है कि लीटर, मिलीलीटर में आ सकती है, किलोग्राम, ग्राम में हो सकती है। तो इसको भी हम देखेंगे। आइए इस विधि में और योग करते समय जो बिंदुओं का ध्यान रखना है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है कि स्तंभ संरचना में मापन इकाई के अनुसार लघु इकाई में भी स्तंभ संरचना निश्चित होती है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपका इकाई में जो बड़ी इकाई है वो स्तंभ संरचना में जिस प्रकार से रहेगी, ठीक उसी प्रकार से लघु इकाई यानी छोटी इकाई जैसे मिलीलीटर हो गया, ग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इन इकाइयों को भी आपको स्तंभ संरचना में लिखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है जैसे कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे। 1 रुपये बराबर क्या होता है? 100 पैसे। तो इस लघु इकाई को भी 2 स्तंभ में रखेंगे। जैसे 5 पैसे को स्तंभ संरचना में कैसे लिखोगे आप? 0.5 लिख दिया जाएगा, 0.5 लिखेंगे। 1 किलोमीटर है उसको 1000 मीटर, जैसे कि 84 मीटर, 84 मीटर को स्तंभ संरचना में कैसे लिखोगे आप? 0.84 मीटर लिख देंगे। देखिए नीचे आपको दिया गया है 5 को 0.5 पैसे में लिखा गया है, मीटर को 0.84 मीटर में लिखा गया है। और अगला बिंदु है कि स्तंभ संरचना पूरी करने के बाद सूत्र द्वारा पूर्ण संख्याओं की भांति योग कर दिया जाता है। पूर्ण संख्या यानी कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वण विधि का यूज करके हम इसको योग करेंगे, जैसे हमने अभी देखा था उसी हिसाब से। अगला बिंदु है कि मापन इकाई समय घंटा, मिनट, सेकंड के प्रश्नों में योग करते हुए मिनट व सेकंड के प्रथम स्तंभ में आधार 10 व द्वितीय स्तंभ में आधार 6 लेना चाहिए। कहने का मतलब है मिनट व सेकंड के प्रथम स्तंभ में आधार क्या होगा? 6 ही होगा। यदि वो मिनट का है और यदि वो सेकंड का है तो उसका प्रथम स्तंभ का जो आधार का योग यानी कि जब एकाधिक लगेगा वो 10 होने पर ही लगेगा। और जब द्वितीय स्तंभ को सॉल्व करेंगे तो आधार क्या ले लेंगे? 6। आधार को हम 6 मान लेंगे। और घंटे के स्तंभ में आधार 10 ही लिया जाएगा। जो घंटे हैं उनके सारे स्तंभों का आधार क्या रहेगा? केवल 10 ही रहेगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस विधि को देखते हैं कि ये किस तरह से हल की जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है कि 112 किलोग्राम, 65 ग्राम, 360 किलोग्राम, 85 ग्राम,
292 किलोग्राम, 872 ग्राम, 156 किलोग्राम और 345 ग्राम का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या ना देकर के किलोग्राम और ग्राम के रूप में आपको दिया गया है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे आप पहले करते आए हैं। आइए देखते हैं इसे किस तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो ग्राम की स्तंभ है, संख्याओं का स्तंभ कितनी है, यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं दी हुई है किलोग्राम में, उन सभी के देखो, सभी के स्तंभ कितने हैं, 3-3 स्तंभ बनाए गए हैं। जैसे 112 है, उसमें भी आप 3 स्तंभ देख लीजिए, 3 स्तंभ बनेंगे। 360 में भी 3 हो जाएंगे, 292 में भी 3। तो उसी हिसाब से आपको पहले तो जिन ग्राम की संख्या के स्तंभ 3 नहीं है उनको आप 0 लगा करके 3 बनाएंगे। तो जैसे कि 65 ग्राम है तो आप उसे क्या लिखेंगे, 065 ग्राम लिख देंगे। उसके बाद 85 ग्राम है तो उसको 0 लिख करके 85 लिख देंगे। इस तरह से स्तंभ संरचना का निर्माण करेंगे। स्तंभ संरचना जैसे ही निर्माण हो जाएगी, फिर हम उसे एकाधिकैन पूर्वण विधि के माध्यम से योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए आगे योग हमने कैसे किया है वो देखते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक, इकाई से जोड़ना शुरू करेंगे और ऊपर से नीचे तक जोड़ेंगे जैसे शुरुआत में की थी। 5 + 5, 5 + 5 योग कितना हो गया, 10। 5 + 5 करते ही योग कितना प्राप्त हो जाता है, 10 प्राप्त हो जाता है। यानी कि 5 के आगे एक पूर्व में क्या है, संख्या है 8, तो 8 पे क्या लगाओगे, एकाधिक का चिन्ह लगाना है। 8 पे एकाधिक का चिन्ह और अगला इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी इकाई का अंक 0 मान लिया जाएगा। 0 के अंदर अगली संख्या आप क्या जोड़ोगे, 2। अगली संख्या हो जाएगी 2, उसकी अगली संख्या इकाई का अंक है 5, कुल योग कितना हो गया, 7। तो अब इस 7 को इकाई योग के स्थान पे जहाँ कुल योग ज्ञात करना है वहाँ पे आप 7 को लिख दोगे। ठीक इसी प्रकार आगे की ओर करना है आपको। और अगला स्तंभ देखिए, जैसे कि 6 के बाद देखिए संख्या 8 के ऊपर एक एकाधिक है, यानी 6 + 1 + 8 कुल योग 15। 15 आते ही हम संख्या 7 यानी कि 15 आ गया आपका, तो आप क्या करेंगे, संख्या जो अगली पूर्व संख्या क्या है, 0 है, तो 0 पे आप एक एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। अगली संख्या के अंदर आपका इकाई का अंक क्या बन जाएगा, अगली संख्या के अंदर इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 5, और अगली संख्या है 7। तो आप 5 + 7 जोड़ते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। 12 यानी कि 10 से ज़्यादा। तो हम 7 के अगली संख्या क्या है, 8। 8 पे एक पूर्वाधिक का चिन्ह लगा देंगे। 8 के ऊपर एक पूर्वाधिक का चिन्ह लगा दिया। अब हमारे पास इकाई का अंक क्या रह गया है, 2। 2 में 4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 6। 6 को हम योग के स्थान पे लिख देंगे और अगले स्तंभ को उसी प्रक्रिया के माध्यम से योग करेंगे। आइए अगला स्थान, 0 + 1, 0 + 1 एकाधिक का, और फिर 0 है और उसके बाद एकाधिक है तो 1, फिर योग में 8, कुल योग हो जाएगा 10। 10 यानी एकाधिक का योग बन गया। और अब देखो, आप ग्राम की श्रेणी से निकल करके किलोग्राम में जाओगे तो वो प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, एकाधिक उसकी पूर्व संख्या पर ही लगाना है। तो किलोग्राम में अब पूर्व संख्या एकाधिक में क्या है, 9 है, तो 9 पे एक एकाधिक का चिन्ह लगा दोगे। एकाधिक का चिन्ह लगाते ही आपके सामने अगला जो योग है वो क्या हो जाएगा, 0, और 0 में आप 3 को जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, 3, और 3 आप योग के स्थान पे लिख देंगे। अगला स्तंभ है 2 + 0 + 1 एकाधिक + 9 कुल योग हो गया 12।
12 योग होते ही 9 के अगली पूर्व संख्या है 8 और उस पर आप एकाधिक का चिन्ह लगा दोगे और इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। अगली संख्या 2 + 6 कुल योग 8। 8 आप योग के स्थान पर लिख देंगे। उसी हिसाब से अगला कॉलम देखेंगे 1 + 6 प्लस एकाधिक का 1 + 8 कुल योग 16। 16 आते ही हम 2 पे एकाधिक का चिन्ह और इकाई के स्थान पर 6 लिख देंगे। इकाई के स्थान पर बच जाएगा 6 और उसके बाद 5 यानी 6 + 5 हो जाता है 11। तो 11 यानी फिर से एकाधिक, तो इकाई के अंक 1 लेंगे और 1 के ऊपर 1 एकाधिक लगा देंगे और इकाई के अंक 1 पर आप योग के स्थान पर लिख देंगे और अगला आप योग करेंगे 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1 कुल योग हो जाएगा 9। तो इस पूरी संख्या का हमें योग प्राप्त हो जाएगा 918 किलोग्राम 367 ग्राम। कितना हो जाएगा 918 किलोग्राम और 367 ग्राम। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अगले सेशन में और आगे के प्रश्नों को देखेंगे, उदाहरण देखेंगे और अगली विधियों को भी देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो अपना कुछ समय पढ़ाई को ज़रूर दें ताकि आप लोगों के अंदर जो स्कूल जाने की प्रवृत्ति बंद हो गई है वो फिर से जागृत रहे और पढ़ाई करते रहें जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो। धन्यवाद।